तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की दूसरी टेस्ट सीरीज जो शुद्ध रूप से जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित है। इसका दोस्तों हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर लिए हैं। अब इसी टेस्ट सीरीज का यानी इसी दूसरी टेस्ट सीरीज जो साइंस से रिलेटेड है इसी का पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज। और दोस्तों जो टेस्ट 1 हमने सॉल्व किया था वो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से संबंधित था। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी बहुत बेहतरीन है, एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल फैक्चुअल आपको प्रश्न मिलेंगे जो आपकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत से आपको सामान्य जानकारी मिलेगी। और दोस्तों लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि 20 प्रश्न यूपी स्पेशल से रखे गए हैं जो कि एक से बढ़कर एक प्रश्न है। और दोस्तों ये 20 प्रश्न आप यूपी स्पेशल के सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका यूपी स्पेशल बेहतरीन तरीके से तैयार है। दमदार प्रश्न है जो आपके कंसेप्ट को बहुत सारा क्लियर करेंगे, आपकी तैयारी में धार लगाने काम करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की ये जो हमारी टेस्ट सीरीज जो पार्ट बी वाली है इसको दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जो आपकी शिकायत रहती है पीडीएफ की, तो पीडीएफ दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप उसे फॉलो करके ये प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ वहां से। और दोस्तों आपसे बस एक उम्मीद करते हैं, अगर आप हमारा जरा सा भी मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, जरा सा भी आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए कि एक ऐसा चैनल है जो डीप में जाकर हर एक प्रश्नों को तोड़ तोड़ कर यहाँ पर पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट प्रश्न के माध्यम से क्लियर किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 76 में। बहुत अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि किस विधि का उपयोग दूध से क्रीम निकालने के लिए किया जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब किसी लिक्विड में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल घुल जाते हैं और उन्हें हम छननी से छानकर नहीं निकाल सकते तो एक विधि होती है कि उस बर्तन में किसी मथनी या मशीन से उस लिक्विड को बड़ा ही तेजी से गोल गोल घुमा दिया जाए तो उसमें जो पार्टिकल घुले हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और जो हमारा लिक्विड होता है वो ऊपर हो जाता है। तो यही हाल दोस्तों यहाँ दूध से क्रीम निकालने के लिए किया जाता है, अपकेंद्रण विधि, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लिक्विड को बड़ा तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आपकी कपड़े धोने वाली मशीन है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है, वो घुमाती है तेजी से तो उसमें जो धूल मिट्टी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यही है यहाँ पर याद रखे रहेंगे अपकेंद्रण। यहाँ दोस्तों दूसरा प्रश्न देखें अगला 77 का, तो इसमें कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है। तो बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग जानते रहेंगे, कंफ्यूज ना होंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग होता है, सोडियम कार्बोनेट अलग होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं, NO2CO3। तो दोस्तों इसका उपयोग मैंने पहले बताया कपड़े धोने में किया जाता है, जल को मृदु बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें दोस्तों हम देखें अगर, तो 78 में आपसे पूछा जा रहा है गैसो हाल के बारे में कि आखिर गैसो हाल के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताइए कि कौन सा हमारा सही है। तो देखें हम पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो गैसो हाल क्या होता है दोस्तों, 90% पेट्रोल होता है, 10% उसमें अल्कोहल मिला जाता है, वही अल्कोहल जो दारू में होता है। तो उसमें हम लोगों को अगर 10 पेट्रोल में 90% पेट्रोल में 10% अल्कोहल मिला देते हैं तो वही गैसो हाल हो जाता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, जो मैंने बताया वही कह रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं अल्कोहल को मिलाने से पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ये ऑक्टेन संख्या क्या है, पेट्रोल की दहन होने की क्षमता, पेट्रोल अच्छे से जलेगा। जब पेट्रोल अच्छे से जलता है तो इंजन में नॉकिंग कम होता है। नॉकिंग का मतलब इंजन में जो खटखटाहट की आवाज आती है वो कम हो जाती है। यानी ऑक्टेन जितना ज्यादा होता है पेट्रोल का उतना ही इंजन की आवाज खटखटाहट कम होती है, यानी नॉकिंग कम होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अगला दोस्तों इसमें कह रहे हैं इसमें लेड का प्रयोग किया जाता है। नहीं मेरे भाई, लेड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ लिखा भी है सीसा रहित यानी लेड रहित। तो ये वाला आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है तो आप हटा दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78। बहुत अच्छा। पूछा जा रहा है कथन कारण से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। देखें हम लोग क्या करें, कथन कारण जैसे सवाल आजकल बहुत ज्यादा होते हैं, कथन कारण हो गया, क्रोनोलॉजिकल प्रश्न हो गए। कह रहे हैं यह शुष्क सेल को फिर से, कथन में कह रहे हैं कि एक शुष्क सेल को
फिर से चार्ज किया जा सकता है। नहीं मेरे भाई, ये गलत है। शुष्क सेल जो होता है जिसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं या प्राइमरी सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल को एक बार हम यूज करके फेंक देते हैं। जैसे रिमोट की बैटरी हो गई, जो पहले टार्च में मोटी मोटी बैटरियां लगती थी, वो सब बैटरी हो गई, तो एक बार यूज हो जाती है, फिर से चार्ज नहीं हो पाती, हमें फेंकना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों इनकी गलत हो गई। कारण में कह रहे हैं कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणी नहीं होती है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। जैसे दोस्तों ए से बी हो सकता है और बी से ए भी हो सकता है, यानी उसे हम चार्ज खत्म हो जाए तो फिर चार्ज उसमें डाल सकते हैं, तो ये होता है। तो कारण सही है हमारा, कथन गलत था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा उत्तर होना चाहिए? ये डी वाला हो जाना चाहिए, यहां पर छिपा हुआ है। ये ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। पूछा जा रहा है, जरा हम देखें। डाई में रंगों को, डाई से रिलेटेड पूछा जा रहा है, क्या है? कह रहे हैं डाई में रंगों को पृथक यानी अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बड़ा ही बढ़िया सा सवाल है, आपको यहाँ कई सारा कंसेप्ट जानने को मिलेगा। तो दोस्तों जहां भी रंग की बात आती है, इंग्लिश में आपको कोमो लिखा हो, कोमो लिखा हो तो आप समझ लीजिए कोमो का मतलब रंग ही होता है। तो रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आसवन क्या है? आसवन दोस्तों जब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिल जाता है, घुल जाते हैं, और दूसरा लिक्विड को हमें अलग करना होता है तो हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पानी आपके घर में 1 लीटर है और आपने उसमें थोड़ा सा दारू उसमें मिला दिए कि आज हम अच्छे से पिएंगे, लेकिन आपकी वाइफ कह रही है कि नहीं, हमें दारू वाला पानी नहीं पीना है, हमें सिर्फ पानी चाहिए। तो आप पढ़े हैं, 1 गिलास पानी में 1 गिलास वही पानी लिया दारू में जिसमें आप घोले हैं, उसको गैस पर गरमा दीजिए। दारू, क्योंकि दारू का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 80 ही होता है, वो 80 डिग्री पर उड़ जाएगा। पानी को उड़ने के लिए 100 डिग्री चाहिए, तो वो दारू पहले उड़ जाएगा, पानी बचेगा, पानी उनको पिला दीजिएगा। तो ये होता है आसवन विधि, यानी 2 लिक्विड घुले होते हैं तो उनको एक को अलग करने के लिए। क्रिस्टलीकरण में जब किसी ठोस पार्टिकल में बहुत छोटे छोटे इम्प्योरिटी घुल जाते हैं तो इसको अलग करने के लिए। निस्पंदन का मतलब छानना, जैसे चाय से चाय पत्ती को छाना जाता है। ये तो सारी चीजों को मैं क्लियर करते चलता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ हम उत्तर अगर बताएंगे तो एक तरह की नाइंसाफी होगी, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। आप बहुत सारा यहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे तो आपको कैसा भी प्रश्न आएगा आपको घुमा नहीं पाएगा, कंफ्यूजन नहीं कर पाएगा आपको। तो दोस्तों हम प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ आपको एक अच्छा कंसेप्ट जानने को मिलेगा कि एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य अयोग्य बनाने के लिए मतलब इसमें क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये एथिल अल्कोहल जो होता है दारू में मुख्य रूप से यही होता है। इसी को पीने के बाद लोग नई दुनिया में चले जाते हैं। तो दोस्तों इसका एथिल अल्कोहल का इंडस्ट्री में बड़ा उपयोग है। तो इसको जब बनाया जाता है तो सरकार चाहती है कि इसको कोई, क्योंकि रास्ते में पहुंचाते पहुंचाते आधा लोग पी जाएंगे, इसलिए इसमें मेथनॉल और पेडिन मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य न रह जाए और ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। तो यही मिलाया जाता है जिससे इसे पीने के लिए अयोग्य कर दिया जाता है, नहीं तो रास्ते में ही लोग इसे पी जाएंगे दारू बनाकर पानी में मिलाकर। तो यहाँ एक बात और आती है कि आखिर दारू में तो मेथनॉल भी मिलाया जाता है। यह जो सस्ती दारू होती है उसमें क्योंकि एथिल अल्कोहल महंगा होता है और मेथनॉल इसमें दोस्तों सस्ता होता है, तो मेथनॉल भी मिला देते हैं दारू में जो दारू बनाने वाले होते हैं। कभी कभी यही मेथनॉल ज्यादा हो जाता है तो आप लोग खबर में सुनते हैं जहरीली शराब पीकर मर गए, तो इसीलिए एथिल अल्कोहल वो लोग कम कर देते हैं, ये मेथिल अल्कोहल को ज्यादा मिला देते हैं इसलिए, तो यही जहरीली हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे तो प्रश्न संख्या 82 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का मतलब जानते हैं दोस्तों, उसकी स्थिति, आयतन, आकार बदल जाए लेकिन उसकी रासायनिक संरचना न बदले। तो इसका मतलब सस्ते भाषा में यानी सरल भाषा में ये भी कहा जाता है कि आप ए से बी बना लो और फिर बी से ए बना लो, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो यही बात है दोस्तों, जैसे पानी को हम लोग दोस्तों ये बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को पानी बना सकते हैं, तो ये तो है भौतिक परिवर्तन। चीनी को हम लोग पानी में घोल दें या फिर उसको खौला दें तो फिर से हमें चीनी मिल सकता है। दही से दोस्तों हम मक्खन निकाल सकते हैं, फिर मक्खन को दही में डाल सकते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जब ऐसा होता है दही दूध से दही बन गया तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि अब दही से दूध नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर तो दही से मक्खन निकालने की बात कर रहे हैं केवल ना, तो मक्खन तो हम फिर डाल भी सकते हैं उसमें, घोल भी सकते हैं,
तो तीन को तीनों यहाँ भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब केवल उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं हो, आकार, स्थिति, घनत्व ये सब में बदलाव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम देखें 83 वाले में, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कथन पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए कि आखिर कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है आपको इस पर फोकस करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में देख रहे हैं, कह रहे हैं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में एक ओजोन परत पाई जाती है। नहीं भाई, इतना देखते ही आप तुरंत समझ गए, ओजोन परत जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल के ऊपर एक समताप मंडल होती है, वहां पाई जाती है। समताप मंडल जानते हैं आप लोग, जिसमें हवाई जहाज उड़ाना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वहां मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में होती हैं, कोहरा, बादल, ये सब। क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाले में कह रहे हैं कि जल के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए ओजोन का प्रयोग करते हैं। तो जी बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला तो हमारा सही हुआ, पहला वाला गलत हुआ। लेकिन यहाँ हमसे कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है मेरे भाई? तो सही केवल एक नहीं है, दूसरा तो हमारा सही है। आगे दोस्तों यहाँ हम देखें 84 में जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं एसिटिक एसिड, सिरका में यही पाया जाता है एसिटिक एसिड। इसी के संदर्भ में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। जरा देखें ध्यान से। यह एक कमजोर एसिड होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, एसिटिक एसिड जो होता है वो एक तरह का वीक एसिड होता है, कमजोर होता है। कमजोर एसिड का मतलब ये होता है दोस्तों, हम उसे अगर कोई पानी में घोले तो वो पूरी तरीके से आयन नहीं देता है, बहुत थोड़ा सा आयन देता है। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत ज्यादा आयन देता है, इसका मतलब वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गई। यहाँ इनके 84 के ये बात जो है वह सही हो गया। दूसरा में दोस्तों कह रहे हैं इसका रासायनिक सूत्र C2H4O2 होता है। जी दोस्तों बिल्कुल एसिटिक एसिड का यही होता है ये केमिकल फार्मूला, तो ये भी सही है। अब दोस्तों हम लोग अगर जरा ये तीसरा स्टेटमेंट को देखें तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। कह रहे हैं इसे एथेनिक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल एथेनिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें OE ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। आप लोग जानते हैं ये जो फार्मूला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH। तो जो जानते हैं दोस्तों, यहाँ मेथिल ग्रुप में दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये यहाँ पर जुड़ा है, तो इसीलिए दोस्तों यह एथनोइक अम्ल भी कह देते हैं। तो ये वही बात सही है। इसका उपयोग करें केवल खाद्य उद्योग में किया जाता है। तो जहां पर केवल, नहीं, ये सब आता है तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। केवल खाद्य उपयोग में नहीं, बहुत सारी चीजों में किया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो केवल 4 यहां पर गलत, 4 को काट दीजिए आप। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 84 का बी, ये हुआ आपका। आगे दोस्तों अगर हम 85 वाले में देखें तो कह रहे हैं साधारण नमक निम्नलिखित में से किससे बनता है। तो साधारण नमक कैसे बनता है दोस्तों? साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl यही साधारण नमक है। कैसे बनता है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कास्टिक सोडा, जो कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH। कास्टिक सोडा में जब हम हाइड्रोक्लोरिक मिला देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो दोस्तों हमें यहाँ से दोस्तों क्या होता है, यहाँ जो हमें Na से यहाँ दोस्तों प्लस, क्योंकि यहाँ से प्लस मिल जाता है, और यहाँ Cl माइनस, और ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ दोस्तों हमें Na यहाँ से और Cl यहाँ से NaCl मिल जाता है, और H2O मिल जाता है। तो दोस्तों यही है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से हमें ये NaCl प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। बहुत अच्छा, हम इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा समय देंगे तो इसका आपको फायदा मिलेगा, दूरगामी लाभ भी मिलेगा। सिर्फ हम बच्चों टाइप का प्रश्न नहीं सॉल्व करवाते कि आपको सिर्फ उत्तर बताने आए हैं और आपका हम समय खराब करें। आगे चले दोस्तों, हम लोग देखते हैं ये 86 में दोस्तों आपसे क्या कह रहे हैं, देखा जाए बड़े ध्यान से। कथन कारण वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहे हैं दोस्तों आपको कथन दिया गया है, फिर कारण दिए गए हैं। कथन में कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु संख्या के अनुसार आवर्ती होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो रखा गया है उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी में रखा था दोस्तों, मेंडलीफ ने परमाणु भार के रखा था, एटॉमिक परमाणु भार के क्रम में रखा था, उसमें भी उन्होंने गड़बड़ी कर दिया था। तो यहाँ कारण में क्या करें हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है, न कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए दोस्तों
तो यानी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें नहीं दे दिया है लेकिन कर रहा है ये, तो ये भी नहीं होगा। आगे हमारा ये देखते हैं कहां पर है। लोगों को लगता है ऐसा सवाल होगा तो ऑप्शन ए ही होगा, तो ऑप्शन थोड़ा देख लीजिएगा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। 87 को देख लें तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी आवर्त सारणी से रिलेटेड थोड़ा सा सवाल है, विचार करना है हमें और बताना है सही क्या है। तो हम लोग अगर पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो इसमें आपसे कह रहे हैं, सिंपल सा बात पूछ कह रहे हैं आपसे, आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने ओर जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है, जो कि दोस्तों गलत बात है। हम लोग जब बाएं से दाहिने जाते हैं तो धात्विक गुण में दोस्तों कमी आती है। धात्विक गुण का मतलब क्या होता है, कोई मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसकी धात्विक गुण उतना ही अच्छा होगी, और जितने कठिनाई से त्याग करेगा उसकी धात्विक गुण उतना ही खराब होगी। तो दोस्तों यहां पर यही है, क्योंकि दोस्तों हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा जो प्रभावी न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन से कम हो जाता है, इसलिए तो यहां पर ये तो हमारा गलत हो गया। यहां पर दोस्तों धात्विक गुण में कमी आती है, बढ़ती नहीं है, तो यहां पर ये गलत। तो हमारा एक जहां जहां है उसके हम काट दें। अब हम देखते हैं दूसरे वाले में, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं। जी बिल्कुल, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, यस, इसीलिए उसमें कंडक्टिविटी होती है। तीसरे वाले में कह रहे हैं समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है। नहीं मेरे भाई, इसका उल्टा, धात्विक गुण में कमी तो इधर जाने में, ऊपर से नीचे ना, मतलब दाएं से बाएं जाने में कमी आती है, ऊपर से नीचे आने में धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि उनका प्रभावी न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है। जैसे आप अपने पापा के पास रहेंगे तो आप उनसे बंधे रहेंगे, आप कोई घर से भागने का प्रयास, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। जैसे उनसे जितना दूर हो जाएंगे, जैसे चले आए इलाहाबाद पढ़ने, तो उनसे क्या होगा, प्रभावी फोर्स जो है कम हो जाएगा, तो आसानी से त्याग कर देगा। तो ये वाला यहाँ पर गलत हुआ, आपका ऑप्शन केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले दोस्तों, आगे देखें हम लोग, यह 87 का हमारा हो गया। अब हम देखते हैं ये 88 वाले में। तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया था। तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे पहली बार लैब में यानी प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो वो था दोस्तों यूरिया, ऑप्शन नंबर सी। यूरिया का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। CO से NH2 जुड़ा होता है, NH2 और NH2, तो CO यही होता है यूरिया का फार्मूला। और जानते हैं दोस्तों यूरिया में 46%, 46.67% इसमें नाइट्रोजन होता है। और दोस्तों ये यूरिया हमारे मूत्र में भी होता है हम लोगों को। हम लोग दोस्तों जैसे जानते हैं ना कि मूत्र जो होता है हवा के संपर्क में आता है तो वो अमोनिया गैस छोड़ता है। जैसे हम लोग सरकारी टॉयलेट वगैरह में गए होंगे, बदबू बहुत आती है, तो वहां पर दोस्तों वो अमोनिया की ही बदबू होती है। तो जो दोस्तों यूरिया हवा के संपर्क में आने से हुआ, तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों हम लोग देखें तो 89 में आपसे जो पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे, कथन है और कारण है। तो कह रहे हैं दोस्तों यहां पर ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ग्रेफाइट बहुत चिकना होता है। हम लोग की पेंसिल होती है, जो पेंसिल का जो कालापन होता है, एक जानते हैं एक लकड़ी में एक वही ग्रेफाइट की राड डाले रहते हैं, वही लिखती है, क्योंकि वो बहुत चिकना होता है, पेपर पर फिसलती है और कालिख पोतती जाती है। तो यही होता है दोस्तों, चिकनी होती है और आसानी से फिसलती है। ग्रेफाइट में षटकोणीय कार्बन की परतों के बीच छीड़ यानी कमजोर वांडरवाल बल्स होता है। वांडरवाल बल्स जानते हैं आप लोग, एक कमजोर बल होता है जो हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। 89 का कौन सा हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 90 वाले को अगर हम लोग देखें तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहां आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट जानने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि प्रथम आयनन विभव के संदर्भ में कौन सा क्रम हमारा सही है। तो दोस्तों प्रथम आयनन विभव के बारे में जान लेंगे तो प्रश्न को अपने आप सॉल्व कर लेंगे। क्या है, किसी परमाणु से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे ही आयनन विभव कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे मैंने अभी बताया था ना कि बाएं से दाएं जाने पर उसका न्यूक्लियर फोर्स प्रभावी होता जाता है, तो यही बात है दोस्तों। इसका मतलब सिलिकॉन से आसानी से हटाया जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे और इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच दोस्तों कमजोर है। एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम,
फिर ये सोडियम, सोडियम में दोस्तों न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा फोर्स होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए मजबूत मतलब ज्यादा बल हमें चाहिए। जैसे आप अपने पापा के पास हो तो आपको हम वहां से ले जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप अपने पापा से दूर हो तो हमें आपको घुमाने ले जाने में कम ही बल लगाना पड़ेगा, तो वही है यहाँ पर। तो यही है सबसे ज्यादा सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। आगे देख लें हम लोग दोस्तों 90 व 91 वाले में कह रहे हैं दोस्तों डीएनए कोडिंग का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो डीएनए में आप लोग जानते हैं ये आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है डीएनए में। तो दोस्तों यही होता है, इसमें आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और संचारित करना होता है। इसका प्राथमिक कार्य यही है डीएनए कोडिंग का। आगे हम 92 वाले में अगर देखें तो ये ब्लड से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं हमारा जो ब्लड है तो उससे रिलेटेड दोस्तों ब्लड में हमारे क्या है, ये तो 55% दोस्तों उसमें प्लाज्मा होता है और 45% लगभग उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। तो यही आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन 120 दिन होता है, 150 दिन नहीं होता है। तो दोस्तों ये गलत हो गया आपका। दूसरा वाले में करें मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर 735 से 745 के मध्य होता है, तो बिल्कुल सही है। इसका एक टैगलाइन होती है, तो रक्त हमारा झूठा नहीं हो सकता, रक्त हमारा सच्चा होता है। तो सच्चा होता है तो 7-4, तो यही इसका रखे रहेंगे, यानी क्षारीय, हल्का सा क्षारीय होता है, तो 7 के ऊपर है तो क्षारीय होगा। तो ये दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन जो होगा ये सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। कह रहे हैं कि आहार मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो मतलब वो कौन सा आहार है जो मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये हमें तुरंत ऊर्जा देता है। जैसे चावल वगैरह में ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ये बड़ा ही तेजी से ऊर्जा देता है। और एक दोस्तों ये फैट होता है वसा, जो दोस्तों एनर्जी को देता भी है और स्टोर करके आगे के लिए रखता भी है, तो ये भी हो जाएगा। और प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होते हैं। लेकिन दोस्तों विटामिन हमें न के बराबर ऊर्जा देते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1, 3 और 4 हो जाएगा, तो 1, 3, 4 यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे अगर हम लोग देखें, अब आगे अगर देखें दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये 94 वाले में, ये दोस्तों एक कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। कथन दिए हैं आपको, कारण दिए हैं, बताना है सही क्या है। तो कथन में कह रहे हैं कुक्कुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का उदाहरण है। तो आवृत बीजी का मतलब दोस्तों ऐसे मतलब पौधे जिनके बीज एक खोखले में बंद होते हैं, जैसे मटर, चना, गेहूं, जौ, ये सब दोस्तों पैक होते हैं खोखले में ना, तो इनका बीज नंगा नहीं होता है। तो ये आवृत बीजी का मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ये वाला तो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि होस्टोरिया, होस्टोरिया एक प्रकार की चूसक जड़ें होती हैं जो अमरबेल को पौधों से पोषण प्राप्त करवाती हैं। इसीलिए अमरबेल को पौधों से पोषण मिल पाता है, क्योंकि अमरबेल परजीवी है, यानी दूसरों पर जीने के लिए, दूसरों का सहारा लेती है खुद को जीने के लिए। तो ये वाला आपका सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 95 वाले में दोस्तों यहाँ वर्गीकी के यहाँ यहाँ ये वर्गीकी के संवर्ग को आरोही क्रम में हमें सजाना है। तो आरोही क्रम में क्या है दोस्तों, तो आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमें इस पैटर्न में कौन सा यहाँ पर रिलेवेंट है उसे हमें बताना है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, सबसे यहाँ पर दोस्तों ये क्या होती है, जाति होती है, हम लोग जानते हैं छोटा, फिर उससे बड़ा वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ, फिर जगत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा हमारा। 96 मिलान से संबंधित प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल सा है, हम लोग आसानी से करेंगे। एक तरफ आपको फसल दिया है, दूसरी तरफ दिया गया है कि रोग के प्रति प्रतिरोधक। तो क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं यहाँ गेहूं का तो हम लोगों को पता होगा दोस्तों। गेहूं में दोस्तों पर्ण और किट नाम का एक होता है ऐसे करके, तो यह पर्ण तथा धारी किट ये इसमें प्रतिरोधक होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा हमारा, ये वहां पर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर ए वाला तो हमारा 2 के पास गया, ए वाला 2 के पास कहाँ है, केवल सी में है और कहीं नहीं, तो हमें उत्तर मिल गया, बाकी को हमें पढ़ना नहीं पड़ा। यानी बी वाला हमारा 3 पे जाएगा। सरसों जो है वो श्वेत किट हो जाएगा यहाँ पर। और ये फूल गोभी कहाँ जाएगा, ये कुंचित अंगमारी हो जाएगा। मिर्च चिली, तो यस सब मिल गए हमारा ऑप्शन। अगर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये अगर हम लोग ये 97 वाले को देखें तो बीटी, तो दोस्तों बीटी आप लोग जानते हैं, बीटी बैगन भी एक बार आया था। तो आविश,
आविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते। तो ये दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों वो जीवाणु आविष निष्क्रिय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर आपका। आगे तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 98। बहुत अच्छा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सहजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये सहजीवी पादप होते क्या हैं। जैसे आप दो लोग साथ में रहते हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते, ऐसे ही दोस्तों दो पादप होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अब खुद को बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं, यही होता है सहजीवी पादप। इसका दोस्तों ये लाइकेन हो जाएगा उदाहरण आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ ये सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि कौन सा एक कथन हमारा सही नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सही नहीं है इसे पूछा जा रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन को, पहले वाले स्टेटमेंट को हम देखें। कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या मतलब श्वसन अंग या पावर हाउस कहा जाता है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है जो हमारे कोशिकाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा बनाती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बिल्कुल ये तो सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन बी में दिया गया है, कह रहे हैं डीएनए की खोज 1890 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। तो ये बात सच है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी, लेकिन दोस्तों 1890 में नहीं दोस्तों, ये 1867 के आसपास किया गया था। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर ये गलत हो जा रही है। तो 1869 में, ये 1869 में किया गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। तो यही गलत है और यही आपका आंसर होगा। कोशिका झिल्ली का बाहरी और भीतरी सतहों पर प्रोटीन पाए जाते हैं, ये बात सच है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक दोनों पाए जाते हैं। तो यस, ये पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब सही है, सब मतलब अपनी जगह पे सही है। बी गलत था, क्यों गलत था वो मैंने आपको बताया। 100 वाले को देखें अगर यहाँ, तो नाम से ही लग रहा है किन बीमारियों के बचाव के लिए ये डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। डीपीटी एक संयुक्त टीका है जो डी से डिप्थीरिया, पी से ये पर्टूसिस यानी काली खांसी, टी से टेटनस, तीनों के लिए लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा सभी के लिए। आगे दोस्तों अगर हम 101 वाले को देखें, तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा सा एक कंसेप्चुअल सवाल है, आपके दैनिक जीवन में काम आने वाला है। तो कह रहे हैं दोस्तों, कथन में कह रहे हैं कारण है, कथन में कह रहे हैं सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जान लीजिए, प्रकाश और मेलाटोनिन एक दूसरे के 36 में आंकड़ा होता है। मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटो हम केवल लिख दे रहे हैं। मेलाटोनिन क्या होता है कि ये जितना ज़्यादा रिलीज होगा हमें उतनी ही अच्छे से नींद आएगी, इसलिए हमें सोते समय खिड़की दरवाजे लाइट वगैरह बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेलाटोनिन जितना अंधेरे में, जितना अंधेरा होगा उतना अच्छा रिलीज होगा। तो प्रकाश और मेलाटोनिन में 36 का आंकड़ा होता है, समझे रहिए। यहाँ दोस्तों कह रहे हैं कारण, तीव्र प्रकाश में शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नहीं मेरे भाई, ज्यादा प्रकाश होगा तो मेलाटोनिन का उत्पादन कम होगा। यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर दे दिया ना, एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। यानी प्रकाश जितना अंधेरा होगा उतना मेलाटोनिन अच्छे से रिलीज होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए सत्य है, आर असत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा 101 का डी। आगे अगर हम लोग देखें यहीं 102 वाले में, तो जिसमें दोस्तों आपको धान की फसल की किस्में कौन कौन सी हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा सवाल आपके सामने आए, थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिए। ज़्यादातर जो ट्रैक्टर के नाम होते हैं वो गेहूं के नाम पर ही बहुत ज़्यादा रख दिए गए हैं। जैसे सोनालिका वो गेहूं की ही फसल है, अर्जुन गेहूं की ही फसल है, एक स्वराज एक ट्रैक्टर होता है, तो स्वराज के तर्ज पर ही ये जयराज नाम बनाया गया, जयराज भी गेहूं की फसल है। तो दो जहां होगा आप हटा देंगे, ये हटा देंगे तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जयराज गेहूं का है, स्वराज टाइप का नाम है तो गेहूं का ही फसल होगा। तो यहाँ पर कृष्णा भी, कृष्णा दोस्तों ये धान की फसल है, एक कृष्णा हो गया और एक तो कृष्णा है ही, ये पी 668 ये तो नहीं है, ये धान की फसल नहीं है। IR24 और कृष्णा, यही दो दोस्तों, 3 और 4 धान की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यही है। तो 102 का हमारा डी हुआ। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं ये तीसरे वाले के 130 वाले में ये मिलान से संबंधित प्रश्न है। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, आप तो समझ ही गए हैं मिलान से संबंधित प्रश्न है। तो क्रांति का नाम एक तरफ हमें दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं उसके जनक।
तो दोस्तों हम लोग बहुत पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं। हरित क्रांति के दोस्तों जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, जिनकी अभी मरणोपरांत दोस्तों इन्हों जो है पुरस्कार भी मिला था। तो ये हो गया। ए वाला तो हमारा 2 पे जाएगा। ए वाला 2 पे कहाँ है? सिर्फ सी पे है। तो एक ही से हमें पता चल गया, हमें बाकी को नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं एक और, ये श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, तो इसे दोस्तों वर्गीस कुरियन है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, मतलब तीसरे पर चले जाएगा। ये देखकर भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नीली क्रांति हो गया, जो कि चौथा पर आएगा। हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, ये हो जाएगा। और स्वर्ण क्रांति को निरपक्ष, क्योंकि हम लोग सोना खरीदते हैं तो बड़े अच्छे से उसको परखते हैं, तो उसे आप कनेक्ट कर लेंगे। आगे देखें अगर 104 वाले को, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कथन पर विचार करिए, बताइए सही कौन है। तो हम लोग देखें यहाँ पहले वाले को, तो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत शकरकंद, आलू, गेहूं, चावल एवं बाजरा है। बिल्कुल है, ये तो सही हुआ हमारा। स्टार्च या मंड पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार या मंड जो होते हैं ये पॉलीसैकराइड, एक पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी वाला सही है। और यहाँ तीसरे वाले में करें सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति, जो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है, तो जो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हमारा ये कौन सा हो जाएगा? सी। सभी तीन के तीनों सही हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। आगे हम ये पांचवें वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य के बाल एवं नाखूनों में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो कैरेटीन प्रोटीन होता है दोस्तों, किरेटिन। तो यही दोस्तों हमारे बाल और नाखून में कौन सा, यही किरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आगे दोस्तों देखें हम लोग, ये 106 में दोस्तों जो कह रहे हैं कि आविष्कार और एक तरफ आविष्कारता दिया है, तो उसे हमें बताना है मिलाकर। तो बड़े अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी के पास जाएं और एलिमेथन मेथड लगाएं, तो हमें पता चल जाएगा। जेनेटिक कोड, यस यस, हम लोग ये खूब पढ़े हैं बायोलॉजी में। हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड के दोस्तों आविष्कार किए हैं। तो ये सी वाला तो 4 पे चला जाएगा। सी वाला 4 पे दोस्तों 2 जगह है, इन दोनों जगह पर हमारा काम नहीं बना। सेप्टिक सर्जरी, ये इसका आविष्कार लिस्टर ने किया था। और ये आगे जो है दोस्तों, ये डायबिटीज चिकित्सा के दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया था? बेंटिक। तो हर सभी लोग जिसको डायबिटीज हो जाता है उसकी मिठाई बैन कर दी जाती है। तो डायबिटीज बैन, बेंटिक कनेक्ट कर लेंगे आप। तो डी वाला 1 पर, तो डी वाला 1 पर जाएगा। तो डी 1 में सभी दे दिया है। और सी वाला तो हमारा ये कहाँ पर आ गया? जेनेटिक कोड सी वाला 4 पे। और एक और है दोस्तों काला, ये काला जार चिकित्सा, ये ब्रह्मचारी। तो बी वाला 3 पर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी वाला। जोड़ों को पढ़कर बताइए कि हमारा सही सुमेलित कौन सा है। पहला वाले में हम देखें तो कह रहे हैं दोस्तों हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है दोस्तों? हार्टिकल्चर में बागवानी फसलों को, यानी जो बागवानी फसल होती है जो मार्केट में बेचने की दृष्टि से फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना वगैरह, तो इसको हार्टिकल्चर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। सिल्वीकल्चर कह रहे हैं रेशम उत्पादन। नहीं मेरे भाई, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये सिल्वीकल्चर ये रेशम से उत्पादन नहीं है। सिल्वीकल्चर मतलब ये वन उत्पादन से संबंधित है, वनों को उगाना, संवर्धन करना और उनको बेचना, तो ये सिल्वीकल्चर होता है यहाँ पर। तो दोस्तों बात यहाँ पर जो रेशम उत्पादन की जा रही है, रेशम उत्पादन दोस्तों सेरीकल्चर उसे कहा जाता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। तीसरे वाले में कह रहे हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ उत्पादन, जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केचुआ जो उत्पादन किया जाता है, ये सही है। तो आपका 1 और 3 सही हुआ। पोमोलॉजी में दोस्तों जैतून की कृषि नहीं, ये पुष्प उत्पादन से संबंधित है, पुष्प की खेती से संबंधित होता है। तो ये भी गलत हो गया आपका। तो केवल 1 और 3 सही हुआ। तो 1 और 3 कहाँ है? सी वाले में बैठा है, आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। कह रहे हैं यहाँ कथन पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि सही क्या है। तो यहाँ पर देखें पहले वाले स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं कि वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला दोनों ही ताजे पानी के जली पौधे हैं। जी बिल्कुल हैं, कोई डाउट नहीं। जो पानी में डूबे रहते हैं तथा पानी के माध्यम से परागकण को मानी परागण करते हैं, पानी के माध्यम से ये परागण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये वाला तो सही हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी जली पौधे जल का उपयोग परागण के
एजेंट के रूप में करते हैं। तो दोस्तों सभी नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ ही करते हैं, सभी नहीं करते हैं। और कुछ तो ऐसे करते हैं जैसे हवा वगैरह के भी माध्यम से कर लेते हैं, जैसे स्थल पे होता है उस तरह से भी करते हैं, जल में रहते हुए भी। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, केवल ए आपका सही होगा, 108 का ए। आगे अगर हम देखें ये 90 वाले में, तो यहाँ कह रहे हैं कि वसा के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है जरा देखें। वसा के संदर्भ में बात की जा रही है। वसा के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि को माना जाता है, बिल्कुल। लेकिन हमें ये तो सही है, लेकिन उत्तर नहीं होगा, उत्तर जो गलत होगा वो होगा। वसा त्वचा के नीचे जमकर शरीर को ताप को बाहर निकलने से रोकती है, बिल्कुल ये भी सही है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो अंदर फैटी एसिड होते हैं, कुछ का तो होता है, लेकिन जो आवश्यक फैटी एसिड्स होते हैं उनको हमें भोजन के माध्यम से बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारा शरीर उत्पादित नहीं कर पाता है। तो ये भी सही है, स्वाभाविक सी बात है, ये तीनों सही हो गए। तो गलत यही होगा, तो उत्तर यही होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आवश्यक फैटी एसिड्स जो शरीर स्वयं बनाता है, तो दोस्तों इसको शरीर स्वयं नहीं बना पाता है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो इसको भी, तो अभी जैसे दोस्तों आपको कमजोरी वगैरह होता है तो डॉक्टर ही आपको ये कैप्सूल लिखते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा ये 3, ये वाला। तो कह रहे हैं भारत में पाए जाने वाले औषधि पौधे, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हमारे ग्रंथों में उसे दवा का मतलब बहुत अच्छा तोड़ बताया गया है, बीमारियों का तोड़। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो जामुन, जो पके हुए जामुन होते हैं उनके बीज का उपयोग जो डायबिटीज के बीमारियां होती है उनकी दवाइयां बनाने में काम आती है। तो दोस्तों यहाँ जामुन हो गया, तो यहाँ पर कहाँ है बीज का बनाया हुआ, जामुन के बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग यानी जो दोस्तों डायबिटीज की बीमारी है शुगर के, उनके रोग में सहायता करता है। तो बी वाला हमारा 3 पे जाएगा। तो बी वाला 3 कहाँ पर है? यहाँ पर बैठा है, यानी सी और डी में से हमारा कोई उत्तर होगा। और एक दोस्तों और हम जानते हैं नीम का जो होता है, वे नीम हमारे तमाम तरह के बैक्टीरिया वगैरह को भगाने में, जैव और बैक्टीरिया वगैरह को भगाने में, उपचार में इसका किया जाता है। तो ये 4 पे आ जाएगा। तो सी वाला हमारा 4 पे जाएगा। तो सी वाला 4 पे कहाँ है? ये 3 पे पास बैठा है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अब बिना पढ़े हम लोग 2 ही से हमारा काम बन गया। और अगला हम कह सकते हैं डी वाला, ये 1 पे जाएगा। तो ये डी वाला तो 1 पे गया। तो ये तो यहाँ डी वाला हमारा ये तो 1 पे चला जाएगा, और ये ए वाला जो बचा है ये बी दूसरे के पास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम 11 वाले को देखें, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ करंट अफेयर से प्रश्न आपको जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये अप्रैल 2025 में बारामूला जम्मू कश्मीर का एक जिला है, भारतीय सेना द्वारा चलाए गए घुसपैठ रोधी अभियान का नाम क्या दिया गया था? तो ऑपरेशन टिक्का नाम दिया गया था। आप लोग सुने होंगे, जो दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद सैनिकों ने एक अभियान चलाया था ऑपरेशन टिक्का के नाम से, बहुत सारे हथियार वगैरह बरामद हुए थे। ये हो जाएगा। 112 वाले में दोस्तों कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा सही है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ पर दोस्तों ये श्योर नहीं है, जीरो है, मध्य प्रदेश के कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री के द्वारा जीरो पावर्टी प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के नहीं। तो ये गलत होगा। इसका उद्देश्य सभी गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। तो बिल्कुल, तो ये सही है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन जो 112 का हो जाएगा वो दूसरा केवल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ ये सी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 वाले को देखें तो कह रहे हैं किस संगठन ने व्यापार और विकास दूरदर्शिता 2025 नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो जो दोस्तों जो किया है वो अंकटॉड ने किया है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। 113 का यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे हम देखें अगर 114 वाले में, तो जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, सही हमें बताना है क्या है। पहले वाले स्टेटमेंट को देखो तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया। तो बिल्कुल किया गया, सही है। और यह बम जो है हल्के होते हैं, 1000 किलोग्राम का, 2000 के नहीं। तो ये गलत हो जाएंगे। तो बाकी सब यहाँ पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो केवल एक आपका सही हुआ, सही की बात कर रहे हैं, केवल एक हो जाएगा। 15 वाले की बात अगर हम करें तो कह रहे हैं इसरो ने हाल ही में किस प्रक्षेपण यान के लिए अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा लघु गर्म परीक्षण किया है?
तो दोस्तों किस मतलब इसरो ने किस प्रक्षेपण के लिए अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का मतलब ये परीक्षण किया है? तो दोस्तों किसके लिए किया है? तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, ये प्रक्षेपण यान मार्क 3 ये तो नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ये जो किया गया है प्रक्षेपण यान मार्क 3, जिसे हम लोग दोस्तों LM-VM-3 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 15 का ए। आगे अगर हम लोग देखें 16 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने 2025 में अप्रैल में पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया गया था कि जो महिलाएं तलाकशुदा हैं, गरीब हैं, विधवा हैं, तो उनको दोस्तों जो 50 से मतलब कह सकते हैं 18 से ऊपर और 50 के बीच की उम्र की हैं, तो इस टाइप की जो महिला हैं उनको ई रिक्शा प्रदान करना, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि सॉरी 17 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा में उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों जानते हैं भारत तीसरे नंबर पर आ गया था, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इसकी, जापान को पीछे छोड़कर। तो तीसरे नंबर का, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया। आगे देखें 18 में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, तो बताना है सही कौन सा है मेरे भाई। तो हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट आधारशिला रखी। तो दोस्तों ये बात सच है, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम नाम से, ये कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे हरियाणा के दीनबंधु छोटू राम, इन्हीं के नाम से थर्मल पावर प्लांट की दूसरी नहीं तीसरी यूनिट लगाई है। तो यहाँ पर ये दूसरी जगह तीसरी होनी चाहिए थी, तीसरी यूनिट का आधारशिला रखी गई है, दो पहले से ही हैं, तो एक वाला आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरे में करें तो यह इकाई एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। अल्ट्रा का मतलब ये होता है दोस्तों एक तरह का एडवांस, यानी अब ये पहले की तुलना में खपत कम करेगा और एनर्जी ज्यादा देगा। आगे देखें तो दूसरा हमारा ये सही हुआ, केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2। आगे अगर हम 19 वाले को देखें तो कह रहे हैं भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश आप लोग जानते हैं अभी जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया था, गवई साहब। ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएंगे। और इनके पहले दोस्तों, इनके पहले कौन थे दोस्तों, ये तो नहीं पूछा जाएगा, 52वें ये हैं, अभी 53वें आ गए हैं। 53वें दोस्तों कौन से हैं? सूर्यकांत उनका नाम है, और उनको भी याद रखे रहेंगे। ये 53वें कौन है? सूर्यकांत है। तो दोस्तों ये याद रखे रहेंगे, आपको काम देगा। आगे दोस्तों चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये 20 वाले को। कह रहे हैं कि कुछ दिवस आपको दिया गया है, उन दिवस को तिथि के क्रम में हमें सजाना है, मतलब क्रोनोलॉजी में। तो देखें, ध्यान से देखें, सब जो यहां पर दिया है, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, सब के सब अप्रैल के ही महीने के हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो जाता है, अलग अलग महीने का रहता है तो हम लोग पकड़ कर लेते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सब के सब अप्रैल ही है, तो APR हम लिख दे रहे हैं, सब के सब अप्रैल के हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों ये 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को। तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे अंत में यही पड़ेगा, तो 4 सबसे अंत में होना चाहिए था, सब में दिया है, उसे भी पता है कि बच्चे जानते हैं। और पहले नंबर पर सबसे कौन आएगा? ये 5 वाला आएगा। तो सबसे पहले मतलब दूसरा कहाँ है? दूसरा सबसे पहले कहाँ है? तो इन दोनों में है, तो इससे काम नहीं बना। तो तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा कहाँ है? यहाँ है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखें 21 वाले में, तो कह रहे हैं कि हाल ही में नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का जारी हुआ है, तो भारत का इसमें कौन सा रैंक है? तो 148वां रैंक है भारत का, थोड़ा सा पिछले साल की तुलना में गिरा है। 2024 का देखेंगे तो उसमें 147वां था, तो 147वां था, थोड़ा सा और नीचे चला गया है भारत का पासपोर्ट रैंक। आगे अगर देखें 22 वाले में, तो कह रहे हैं भारत सरकार किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों का आयात के लिए समझौता किया है? तो किस देश से किया है? तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया से किया है। आगे दोस्तों अगर हम देखें ये 23 वाले में, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा अभी आपको
थोड़ा सा करंट मिल रहा है अभी आपको दोस्तों। यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल बेहतरीन से बेहतरीन मिलेंगे। तो यहाँ पर अगला दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं निवेशक शिविर निम्नलिखित में से किन संस्थानों की संयुक्त पहल है, बताना है, सही उत्तर देने हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये तो नहीं है, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक तो नहीं है। यहाँ पर एक को हम पहले ही हटा देते हैं, तो एक जहाँ जहाँ है ये नहीं होगा। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, यस ये है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, तो यस ये भी है। तो ये वाले तो है हमारे, तो नहीं शायद ये नहीं है, सेबी है, यस यहाँ पर ये सेबी है, ये नहीं है। तो केवल 2 और 4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखें तो यहाँ कह रहे हैं कथन पर विचार करके बताइए सही क्या है, मतलब सही क्या, कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है। तो पहले वाले को अगर हम देखें तो चर्चित संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकान का संबंध रूस और इंडोनेशिया से है। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, ये बालिकान का संबंध रूस और इंडोनेशिया से नहीं है, इसका संबंध अमेरिका और फिलीपींस से है। तो ए से अमेरिका में लिख दे रहा हूँ और पी एच से फिलीपींस, तो याद रखे रहेंगे। तो ये गलत हो गया हमारा। वर्ष 2023 में बालिकान अभ्यास 17,600 सैनिक शामिल हुए थे, तो यस ये बात सही है। तो केवल दूसरा यहाँ सही है, ऑप्शन सी। आगे अगर 126 का देखें तो भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहां पर प्रारंभ हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये मुंबई में प्रारंभ हुआ है, जो मुंबई को टर्मिनल का हब बनाने के लिए भी खबरें आती हैं। यस आगे अगर हम देखें ये 27 वाले में, तो कह रहे हैं कणकीय वायु प्रदूषण यानी जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो उस पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई विश्व की पहली बाजार आधारित योजना का क्या नाम है। तो उसका नाम है दोस्तों, गुजरात के किसी जिले का नाम से है दोस्तों, वो सूरत के नाम से है शायद, क्या वही। तो एक सेकंड, ये यस यही सूरत वाले, सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना, ऑप्शन नंबर सी। यही किस देश ने अप्रैल 2025 में शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। तो शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है, तो नाम से ही लग रहा है ये चाइना ताइवान इस टाइप का नाम होगा। तो चाइना ही जैसा नाम है, तुक्का भी लगाएंगे ऐसे जगहों पर तो भी लग जाएगा। तो आगे देखें 30 वाले में, कह रहे हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो ओडिशा पहले नंबर पर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा पहले नंबर पर। आगे देखें ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक होता है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसे याद रखे रहेंगे। आगे अगर देखें हम लोग ये 31 वाले में जो पूछा जा रहा है, अब यूपी स्पेशल से प्रश्न आपको मिल रहे हैं, 20 प्रश्न आपको यूपी स्पेशल से मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। प्रमुख स्थल नेतृत्वकर्ता, तो जो दोस्तों ये 1857 का विद्रोह हुआ था, कौन कहां से नेतृत्व किया था ये, तो दोस्तों सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये कानपुर से नाना साहब, क्योंकि नाना लोग अपने नातियों का कान बहुत पकड़ते हैं। तो ये वाला 3 पे जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली, और बरेली से ये खान बहादुर। तो सब मिला दिया, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, A3 B2 D1, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा, ये सी वाला। आगे अगर हम देखें ये 32 वाले में, तो कह रहे हैं 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कह रहे हैं उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो यही गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू को जानते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगर केवल महिला लिखा रहे तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला लिखा रहे तो वो सरोजिनी नायडू। जेबी कृपलानी आज़ादी के समय दोस्तों ये थे, अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की, 1900 से जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। AC मजूमदार जब 1916 में किए थे लखनऊ अधिवेशन, जब नरम दल गरम दल में मतलब मिलाप हुआ था। आगे देखें 133 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कौन सा महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप लोग जानते हैं कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जिसे कहा जाता है, और एक जैन ग्रंथ है जिसे भगवती सूत्र कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों में दोस्तों ये मिलता है, इसी दोनों में इसका उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से आधा यानी 8 केवल उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन ऐसे करके है ना, आठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुरु है,
वत्स है, चेदी है। अंग दोस्तों ये चंपा, आप लोग जानते हैं चंपा की राजधानी, तो ये बिहार से रिलेटेड है, तो यही नहीं होगा। आप लोग जानते हैं, ये पढ़े होंगे। तो दूसरा जहां है आप काट दीजिए, बाकी आपका आंसर सी तैयार है। जैन तीर्थंकर, ऐसा किन जैन तीर्थंकर का जन्म स्थल अयोध्या को माना जाता है? तो दोस्तों बहुत से ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म स्थल अयोध्या में रहा है। तो दोस्तों जैसे जो पहले जैन तीर्थंकर थे दोस्तों, उनका नाम है ऋषभनाथ, तो उनका भी दोस्तों यह जन्म स्थान अयोध्या ही रहा है। तो तीर्थंकर जो ऋषभनाथ हैं, तो इनका भी है कि हमने ट्रिक बनाया है। हमारे जौनपुर जिले के बगल में ही बनारस है, और हम लोग कहते हैं बनारस हमारे पास में है, तो पार्श्वनाथ का ये कहाँ है? ये बनारस यानी काशी में। अभी तो रहता नहीं हूँ अपने यहाँ, अभी जाने वाले हैं हाल ही में। तो यहाँ पर ऋषभनाथ और अजीतनाथ ये यहाँ पर दिए हुए अयोध्या से रिलेटेड है। बाकी यहाँ पर ये पार्श्वनाथ तो दोस्तों ये काशी के हो गए। और दोस्तों यहाँ जो सुपार्श्वनाथ दिया है ये भी काशी के ही थे, यानी पार्श्व सुपार्श्व ये काशी से रिलेटेड हो गए, और जो नाथ करके ये ऋषभनाथ अजीतनाथ ये अयोध्या से। तो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ये 34 का ए। आगे अगर हम लोग देखें ये 35 वाले में, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों को। तो वन क्षेत्रफल, केवल क्षेत्रफल होता तब तो लखीमपुर खीरी हो जाता आपका, लेकिन नहीं, अधिकतम वन क्षेत्रफल यानी सबसे ज्यादा वन कहां पर है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, हमें घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों सोनभद्र में है, आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा दूसरा। उसके बाद दोस्तों ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा, एक हो जाएगा ये। उसके बाद ये मिर्जापुर हो जाएगा आपका तीसरा, उसके बाद ये चौथा। तो 2 1 3 4 हो जाएगा आपका। तो 2 1 3 4 कहाँ है? 2 1 3 4 यहाँ है डी वाले में। आगे देखें 36 में दोस्तों कह रहे हैं कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें नो डाउट। और व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है? प्रयागराज में है, जहां हम लोग रहते हैं। व्हाइट टाइगर सफारी पार्क प्रयागराज में। और मयूर संरक्षण, म से मयूर म से मथुरा, वृंदावन में है। और एशियाई राजगिद्ध संरक्षण केंद्र ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का वो जिला जो नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है, जिसे कहते हैं महाराजगंज। बहुत ही खूबसूरत जिला है, अभी हम वहां जाना चाहते हैं, अभी हम हाल ही में जाएंगे वहां, तो आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि एशियाई राजगिद्ध संरक्षण केंद्र लखनऊ में नहीं है, ये महाराजगंज में है, गोरखपुर के बगल में। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं 37 में दोस्तों, एक तरफ आपको जिला का नाम और एक तरफ आपको मुख्यालय दिया गया है। तो दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, आपको हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट में प्रोवाइड करा देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं उनमें से 13 जिले ऐसे हैं जिनका नाम, जिनके मुख्यालय का नाम उनके जिले के नाम से अलग है, बाकी सब के मुख्यालय उनके जिले के नाम पर ही रखा गया है। तो याद कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों संत कबीर नगर, यहाँ कौशाम्बी यहाँ पर जो दिया है, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मंझनपुर में है। तो ये बी वाला तो आपको एक पर चला आएगा, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, तो यहाँ से आप ये मिलाएंगे तो आपको बी वाला एक पर होना चाहिए। तो बी वाला एक पर इन दो जगह पर है, इन दो जगह पर, और बाकी सब आपको काट दो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है, क्योंकि दोस्तों वो वही आपको दिया है जो जिले के नाम से हट के हैं, जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो काफी बाकी और तो जिले के नाम पर ही पड़े हैं। कुशीनगर यहाँ से जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे, पडरौना, और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा आंसर? डी में दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी डी में 4 होना चाहिए। तो डी में 4 कहाँ है? सी वाले के पास है, 137 का आपका सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 38 वाले में। तो कह रहे हैं दोस्तों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, बिल्कुल, और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, तो याद रखेंगे, ये तो सही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद है, बिल्कुल, घ से घनत्व, घ से गाजियाबाद, जी से घनत्व, जी से गाजियाबाद, तो याद रखे रहेंगे इसे। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला
यानी अब सबसे कम यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम लोग रहते हैं, तो ये दोस्तों बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ललितपुर। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है अपनी जगह पर। गलत तो कौन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर गलत तो कोई नहीं दिख रहा है, उपर्युक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, तो 38 का हमारा डी हो जाएगा। और 39 में दोस्तों कह रहे हैं पार्वती अर्गा पंछी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों पार्वती को हम लोग माँ गौरा भी कहते हैं, तो ग से गौरा, ग से गोंडा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृजभूषण वाले जिले में। आगे देखें दोस्तों हम लोग, ये 40 में क्या पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसके संबंध में दोस्तों बात की जा रही है, कौन सा सही है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में किया था। किसने किया था दोस्तों? तो गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने। तो ये बात तो सच है, लेकिन 1920 में नहीं, 1918 में किया था। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो जो दोस्तों बाबा रामचंद्र ने किया था। तो ये बात यहाँ पर दोस्तों गलत हो गई, और इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। यस, तो ऑप्शन सी से सही हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें 141 में, तो थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले आर्द्र पर्णपाती वनों में से कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती में दोस्तों कौन कौन आते हैं? तो बेल तो आएगा ही नहीं। आर्द्र मतलब थोड़ा जिनको ठीक ठाक पानी वाले में एरिया में रहते हैं, मतलब उनको अच्छी मात्रा में पानी चाहिए। तो जो कांटे वाले दोस्तों जो होते हैं पौधे, जैसे बेल हो गया, बैर हो गया, बबूल हो गया, ये सब सूखे वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिनमें कांटा होता है, आप इतना दिमाग लगा लीजिए कि वो सूखे वाले में होंगे, वो इन सब जगहों पे नहीं होंगे। तो 5 जहां है आप उसे काट देंगे, तो आपका रास्ता आसान हो गया। अब दोस्तों उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो महुआ दिया है, ये तो आर्द्र पर्णपाती है, इसमें नो डाउट, ये महुआ तो आर्द्र पर्णपाती यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सेमल दिया है, सेमल दोस्तों यहाँ पर सेमल भी है आर्द्र पर्णपाती, लेकिन जामुन दोस्तों नहीं है, जामुन आर्द्र पर्णपाती नहीं है। और ये आंवला भी पर्णपाती है। तो यहाँ पर आपका 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग देखें 142 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कौन सा युग्म हमारा सही नहीं है? तो बताएं कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां घाघरा, गंडक, ताप्ती, राप्ती हैं, बिल्कुल सही हैं। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां पांडो, ईशान, लेकिन टोंस नहीं है, टोंस प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों, ये प्रायद्वीप से निकलती है, तो यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां सोन, कन्हार और रिहंद है, बिल्कुल है। तो यही आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यही गलत था। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43, 143 वाले में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि युग्मों पर विचार कर लीजिए और बताना है कि कितने सही हैं। तो देख लें हम लोग, पहले वाले को अगर देखें तो कह रहे हैं उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर में है, बिल्कुल है। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। और भारत स्टील रेलिंग मिल, भारत स्टील रेलिंग मिल, तो ये सहारनपुर में नहीं है, ये तो है दोस्तों मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का जो जिला है मुजफ्फर, वहां पर है, तो ये गलत हो गया। रेल पहिया कारखाना, रेल कोच, ये सब कहाँ है? रायबरेली में है, जहाँ रेल का पहिया बनता है, रेल का कोच बनता है, ये रायबरेली में है। और कोरबा आयुध कारखाना लखनऊ में नहीं, ये बरेली में है, तो ये बरेली में है। तो आपका गलत हो गया दोस्तों, 2 4 गलत, 1 3 सही, तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा, गिनना है हमें, तो ऑप्शन बी 2 सही है। 144 का दोस्तों ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे, बड़ा फैक्चुअल सवाल दे दिए हैं यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार कथन पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखें कौन सा सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के पुरुषों की साक्षरता 77.28, हम लोग जानते हैं कि अगर पूछा जाता है, हम लोग मोटा मोटा याद किए हैं कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67 है। अगर पुरुषों की पूछे तो 10 बढ़ा दीजिए, 77 कर दीजिए। अगर महिलाओं की पूछे तो इसको 10 घटा दीजिए, 57 कर दीजिए। ये मोटा मोटा हम लोगों को याद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वही बात है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% थी, तो बिल्कुल है, ये भी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये भी बात सही है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर डाउट नहीं है। और जो दोस्तों अगर राष्ट्रीय स्तर पर यही पूछ लिया था, 382 है भारत की राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व कितना है, तो वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखे रहेंगे, आपको काम देगा। स्वाभाविक सी बात है, शुरू के 3 जब सही हैं तो चौथा ही गलत होगा,
चौथा गलत है। क्यों? क्यों आप तो कह रहे हैं यहाँ 57% महिलाओं की साक्षरता थी, तो दोस्तों बिल्कुल 57.13 है। तो यहाँ पर 7-8 दे दिया है, इतना माइनर सा नहीं देता एग्जाम में, लेकिन ये बहुत डीप में चले गए हैं। तो यही है 57.13 करके है यहाँ पर। कहीं कहीं 1-8 भी मिल जाता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन 57.1 याद रखे रहेंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे 45 वाले में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वन्य जीव विहार एक तरफ दिए हैं, एक दूसरी तरफ स्थापना। किस वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दिए हैं, सबसे पहले आपको कौन सा क्लियर है उसे हमें उसके पास जाना है। सबसे पहले हमें दोस्तों किसके पास चले, सबसे पहले हम कौन सा हमें क्लियर है, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1972 में था। यस दोस्तों, यस। वैसे भी किशन नाम के लड़के बहुत तेजी से बहक जाते हैं, क्योंकि वो किशन कन्हैया हैं, तो बहकेंगे ही, कहीं भी कुछ अच्छा देख लेंगे तो बहक ही जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रप्रभा, तो ए बी वाला 1 पर रहेगा, बी वाला 1 पर 2 जगह है, काम नहीं बना हमारा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसे काट दें, इसे काट दें। बाकी और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ये कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोग जानते हैं 1976, मात्र इसके 4 साल बाद ही बना था यहाँ पर। तो ये कतर्निया वाला, तो यहाँ पर ये यहाँ पर चला आएगा 76 में, तो यहाँ सी वाला आप पे 2 चला आएगा, तो सी वाला 2 के पास आएगा, तो सी वाला 2 के पास दोनों में है, अब भी काम नहीं बना हमारा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग एक सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ पर है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 88 में हुआ था, तो ये 88 में हो जाएगा, ये तीसरे के पास चला आएगा, तो डी वाला 3 के पास आएगा, डी वाला 3 के पास कहाँ है, सी में है। तो हमारा उत्तर यही हुआ, बाकी एक जो बचा है वो तो आ जाएगा यहीं पर अपना 57 में। आगे अगर देख लिए हम लोग 46 में, तो कह रहे हैं कौन सा खनिज संसाधन अपने प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो चूना पत्थर आप लोग जानते हैं सोनभद्र, मिर्जापुर इत्यादि क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। संगमरमर दोस्तों प्रयागराज में कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ये मिर्जापुर वगैरह क्षेत्रों में पाया जाता है ये संगमरमर, तो दूसरा पे गलत है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। तांबा ललितपुर में पाया जाता है, ये लोग जानते हैं। और जिप्सम दोस्तों ये झांसी वगैरह एरिया में पाया जाता है, ये मिर्जापुर में नहीं पाया जाता है। तो मतलब आपका सही क्या होगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। 46 का आपका क्या होगा, 1 और 3 सही होगा, बी वाला हो जाएगा। आगे अगर देख लें हम लोग 47 में, तो समसपुर झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो समसपुर झील, समसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, रायबरेली में है, ऑप्शन नंबर सी, जहाँ से राहुल गांधी सांसद है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसे हम लोग दोस्तों यूपीका कहते हैं। तो यूपीका की स्थापना ये तो हम लोगों को मालूम है, ये कब हुआ था, ये 1952 में इसकी स्थापना हुआ था। और ये जो लघु उद्योग निगम वाला है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, ये 58 में हुआ था, तो 1958 में इसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ये कानपुर में हुआ था, मतलब इसका संस्था है, जो कि 1954 में, तो 1954 में ये इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये जो पिकअप है ये संस्था कहाँ है, ये लखनऊ में है, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये 1972 में भी इसकी भी स्थापना हुई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, तो सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पर, ये सबसे पहले ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 52 वाला हो जाएगा, 2 सबसे पहले नंबर पे रहेगा, 2 सबसे पहले नंबर, फिर हमारा 3 रहेगा, 2 के बाद 3 रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों देखें प्रश्न संख्या 149 वाले को जरा ध्यान से देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, किसी भाषा को पढ़ लेता हो, उसको लिख लेता हो, तो उसे साक्षर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो केवल पढ़ लेना, केवल लिख लेना ये पूर्ण साक्षर नहीं होता है, ध्यान रखे रहेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये, 7 वर्ष की उम्र ज़्यादा हो, किसी भाषा को समझ ले, पढ़ ले, लिख ले, वही साक्षर है। अब हम लोग लास्ट प्रश्न अगर देखें यहाँ, तो 150 वाले में जो हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध दिए गए हैं और वो किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये हमें यहाँ पर दोस्तों देखा है, ऐसा प्रश्न हमें बहुत सारे मिलते हैं देखने को, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो
ये राजघाट वाला दोस्तों ये कहाँ है, राजघाट मतलब ये जो बांध है ये कहाँ पर बना है, तो ये बेतवा नदी ललितपुर में है, यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ए वाला हमारा 2 पे जाएगा। ए वाला 2 पे कहाँ है, सी के पास है, तो हमारा उत्तर कंफर्म हो गया, यही है। अब हम कह सकते हैं ये दोस्तों गोविंद सागर वाला जो है, एक तो ये भी दोस्तों ये शहजाद नदी पर है ललितपुर में, ये वाला यहाँ पर चला आएगा। और ये दोस्तों जो तीसरा वाला है ये तो 4 के पास जाएगा, सालार, ये कदिरिया महोबा और मौदहा ये हमीरपुर। तो ये सब सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। तो दोस्तों आज हमारी ये टेस्ट नंबर दूसरी थी जो शुद्ध रूप से साइंस से था। लास्ट में आपको करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल भी जोड़ा गया इसमें। तो दोस्तों ये हमारी बेहतरीन ढंग से खत्म हुई, और आगे दोस्तों यही अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दिखाएंगे तो आगे हम यही टेस्ट 3 को भी लेकर आएंगे नेक्स्ट आईएएस का, वो भी सेक्शनल होगी यानी जियोग्राफी या पॉलिटी से रिलेटेड होगी, देख लेंगे हम। तो आगे हम उसको लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।